So hello and welcome student beta. In today's class we are going to discuss further techniques of the FW Taylor's साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स बेटा FW टेलर ने दी थी उसमें बेटा हमने फंक्शनल फोरमैनशिप वाली टेक्निक कल की क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो आज की क्लास में बेटा जो उन्होंने और सारी टेक्निक्स दी हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अगली जो टेक्निक्स है बेटा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क का मतलब क्या है बेटा, किसी भी काम को वर्क को करने के लिए आप क्या सेट कर दीजिए बेटा, स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए। इस स्टैंडर्ड को जब आप सेट करते हो तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं बेटा। जब आप स्टैंडर्ड को सेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे कोई वर्कर है बेटा, आपने बोला कि उसको 8 आवर की जॉब है उसकी, तो 8 घंटे की जॉब में उसे 100 पीसेस बनाने हैं पर डे। तो 100 पीसेस बनाने हैं, तो ये बेटा आपने क्या सेट कर दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो इससे क्या होगा बेटा कि आप कंपेयर कर पाओगे एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ। अब बेटा आपने 100 यूनिट्स का उसको काम दिया, तो अब आप क्या करते हो, वो जितना काम करता है, मान लीजिए उसने बेटा 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है बेटा उसने 100 के 100 यूनिट्स का किया, तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है बेटा उसने ज़्यादा काम किया। तो बेटा कम कितना किया, ज़्यादा कितना किया, बराबर कितना किया, तो ये क्या है, एक्चुअल है, ये है बेटा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का एक्चुअल के साथ आप क्या कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे। अब बेटा आपने स्टैंडर्ड ही नहीं सेट किया किसी काम का, तो अब बेटा कैसे किसी को कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपके स्कूल ने एग्जामिनेशन में बेटा एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आपको 33% मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे तभी आप पास होगे, नहीं तो आप पास नहीं होगे। तो ये क्या है बेटा, स्टैंडर्ड है। तो अब जो बच्चा 33% से ज़्यादा लेके आता है वो पास हो जाता है, या 33% लेके आता है पास हो जाता है। अब जो बच्चा 33% से कम मार्क्स लेके आता है वो फेल हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड, ठीक है। और स्टैंडर्ड को सेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क। तो इसका मतलब यही है बेटा, देखिए स्टैंडर्डाइजेशन मींस सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए क्या सेट करना बेटा, स्टैंडर्ड सेट करना। आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, मतलब काम को देने से पहले आपको क्या सेट करना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो उसमें बता रखा है, अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय द वर्कर इन अ डे मे बी स्टैंडर्डाइज। तो जो एक वर्कर काम करेगा उसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज कर देना है। जैसे मैंने बताया अभी 100 यूनिट्स मान लीजिए। इन अदर वर्ड्स द वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू डू द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क एवरी डे। और बेटा उससे आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क है वो डेली करेगा। नेक्स्ट, इन द सेम मैनर स्टैंडर्ड में ऑल्सो भी सेट फॉर अ रॉ मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि मतलब इस क्वालिटी से नीचे हम परचेज ही नहीं करेंगे, या इस क्वालिटी से ऊपर हम परचेज नहीं करेंगे। ये चीज़ें, मशीनरी, टूल, सभी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। टेक्निक, कंडीशन ऑफ द वर्क, इन सब का क्या होना चाहिए बेटा, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और इसको सबको स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइज किए जाने का बेटा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव बता रखा है, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ द प्रोडक्शन टू द फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम क्या कर लेते हैं बेटा, जो डिफरेंट हम मतलब जो हमारा बिजनेस है वो अलग अलग साइजेज का बन जाता है। जैसे अब हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया। अब जैसे आप मान लीजिए रिलैक्सो कंपनी है, रिलैक्सो कंपनी ने बता दिया कि हमें ना 100 पीसेस किसके बनाने हैं, जो 9 नंबर के शूज हैं उनके बनाने हैं। तो यहाँ पे फिक्स कर देते हैं बेटा टाइप और साइज को, ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मतलब उसमें उसने बता दिया कि जो बेटा ऊपर का जो उसका जो अपर लगेगा वो मान लीजिए आपको बोल दिया प्लास्टिक का लगेगा, लेदर का लगेगा, ये सारी चीज़ें फिक्स कर दी उसने, ठीक है। अगला क्या होगा, टू इंट्रोड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इस आइडेंटिकल प्रोडक्ट का मतलब जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। अब जैसे 9 नंबर्स का जो शूज होगा बेटा वो सारे के सारे सेम होंगे, सच दैट दे आर इजीली इंटरचेंजेबल विथ वन अदर, जिससे बेटा हम इंटरचेंजेबल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मतलब सारे के सारे आइडेंटिकल का मतलब होता है बेटा सेम होता है, मतलब सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी के प्रोडक्ट बनेंगे। उसके बाद बेटा टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब जब आप स्टैंडर्ड सेट कर दोगे तो बेटा चेक कर सकते हो कि उसी स्टैंडर्ड के गुड्स बने हैं या नहीं बने हैं, ठीक है। तो इससे आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। अगला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू स्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीनरीज
तो मशीनरी और जितने वर्कर्स हैं बेटा उनके परफॉर्मेंस को के स्टैंडर्ड को आप सेट कर सकते हो स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाली टेक्निक आपकी कैसी है, इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, तो आप इसको ध्यान से समझना। अगली वाली भी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब जब हम वैराइटीज ऑफ द गुड्स में बेटा डील करते हैं तो क्या करते हैं, इतनी सारी वैराइटीज बनाते चले जाते हैं जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन खत्म हो जाता है। तो टेलर ने अपने इस टेक्निक में बताया कि हमें जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन ना हो उस तरह की, उस टाइप की, उस साइज की चीज़ें हमें बनानी बंद कर देनी चाहिए, उस टाइप एंड साइज की चीज़ें बनानी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर देना। देखिए सिंप्लीफाई क्या होता है बेटा, इट्स रेफर टू दैट टेक्निक्स विच इज यूज टू पुट एन एंड ऑफ अननेसेसरी टाइप, अननेसेसरी टाइप, अननेसेसरी क्वालिटी, साइज, वेट, इसेट्राज ऑफ द प्रोडक्ट को, उसको सबको क्या कर देना बेटा, बंद कर देना चाहिए उसका यूज। पुट एन एंड का मतलब बेटा उसको बंद कर देना। अगला देखिए इसमें बुक में ही है, सिंप्लीफिकेशन मीन्स पुटिंग एन एंड टू द अननेसेसरी टाइप्स, क्वालिटी, साइजेज, वेट, इसेट्राज। फॉर एग्जाम्पल इसने बता रखा है इट्स ऑल राइट फॉर द शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू मैन्युफैक्चर शू, उसने बता रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 का साइज वो बेटा आराम से बनाए। लेकिन अगर वो साइज स्टार्ट कर देते हैं बेटा यहाँ पे 0.5, 1, 1.25, तो इस तरह के बेटा जब वो प्रोडक्ट बनाएगा तो ये मार्केट में बेटा यूज नहीं होंगे। तो इसको सबको क्या करना है बेटा, हमें सिंपली करना है। इट विल बी द सिंपली रॉन्ग, ये बेटा तरीका नहीं है प्रोडक्शन का। तो देर इज नो जस्टिफिकेशन इन द डिफरेंट ऑफ द सच एंड साइजेस, इन सच सिचुएशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी सेल हैव बी स्टोर्ड। बेटा जितनी तरीके की चीज़ें बनाओगे उतने तरीके की आपको मशीनरी चाहिए, उतने तरीके का आपको स्टॉक चाहिए, वो सब मेंटेन करना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो जिसकी वजह से हमें क्या कर देना चाहिए, अपने काम को सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, उतना ही काम करना चाहिए, मतलब उतने ही टाइप, क्वालिटी, क्वांटिटी की चीज़ें बनानी चाहिए जो मार्केट में जिनकी डिमांड है और जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है। ठीक है, देयरफॉर एडवाइजेबल टू मैन्युफैक्चर द शूज ओनली फॉर द प्रॉपर साइज, इन अदर वर्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द आंसर्स। इसका मतलब क्या है बेटा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट आंसर्स का मतलब ये है कि प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर देना, उसके जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो अपने प्रोडक्शन को सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव को समझिए क्या क्या होता है बेटा, इफेक्टिंग इकोनॉमिक इन द यूज ऑफ द मशीनरी। अब बेटा क्या होगा, जब आपके पास आप एक ही टाइप की चीज़ें बनाएंगे तो जो मशीनरी होगी बेटा उसको चलाने में आपकी इकोनॉमी आएगी, मतलब क्या होगा, उसको यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। सेकंड है बेटा ब्रिंगिंग डाउन द लेबर कॉस्ट। अब इससे क्या होगी, लेबर कॉस्ट आपकी कम होगी क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेबर नहीं रखने पड़ेंगे, लेबर आपको सेम टाइप का रखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलाइजेशन। और एक ही काम बार बार करेगा तो बेटा उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा। द बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन कैन बी ऑब्टेन बाय द रिस्ट्रिक्टिंग द स्पेशलाइजेशन ओनली द फ्यू प्रोडक्ट। तो जिसमें स्पेशलाइजेशन बेटा हमें क्या करना चाहिए बेटा, जो हमारा स्पेशलाइजेशन है मतलब फ्यू प्रोडक्ट तक रखना चाहिए, सभी चीज़ों में हमें अपने स्पेशलाइजेशन को नहीं बनाना चाहिए, मतलब हम बना भी नहीं सकते बेटा अगर सारी चीज़ों में हम क्या करें, स्पेशलिस्ट बनने लग जाएं तो नहीं बन पाएंगे। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बेटा, जो सैमसंग है, सैमसंग बेटा अब इलेक्ट्रॉनिक में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी प्रोडक्ट बनाता है जैसे मोबाइल फ़ोन है, टीवी वगैरह, इसमें उसका स्पेशलाइजेशन है। अब बेटा सैमसंग कंपनी ही क्या करने लग जाए बेटा, कार बनाने लग जाए, तो शायद उसका स्पेशलाइजेशन कार में नहीं होगा उतना जितना कि उसका किस में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अनदर एग्जांपल, उसने एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू बताया है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएसए स्टार्टेड द वर्क सिंप्लीफाई द टाइप एंड पेपर, इट वाज मैन्युफैक्चरिंग एंड सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द टाइप ऑफ। उसने बता दिया कि 2000 टाइप्स का पेपर बनाता था जिससे उसने रिड्यूस करके कितना कर दिया, 200 कर दिया। द इफेक्ट ऑफ द सच एक्सरसाइज कैन बी सिंपली इमेज्ड। इसका असर हम क्या कर सकते हैं बेटा, जो इसका रिजल्ट है वो हम इमेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब 2000 टाइप्स का आपने बनाना शुरू किया तो बेटा आपको लैंड ज़्यादा चाहिए, मशीन ज़्यादा चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए, उस फील्ड के आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, तो उसमें आपका स्पेशलाइजेशन आ नहीं सकता। फिर मार्केट में उसको बेचने के लिए आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को बंद करके उसने क्या कर दिया, 200 कर लिया बस। ठीक है, तो ये दोनों ही टेक्निक्स जो मैंने बताया आपको, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क,
सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा, केस स्टडी में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इनको कर लेना। अगला देखिए बेटा, मेथड। मेथड क्या होता है कि किसी भी वर्क को काम करने का मतलब एक हमें हमारा मेथड होता है, तो सबसे सिंपलेस्ट सबसे चीपेस्ट मेथड को बेटा हमें ऑप्ट करना चाहिए। देखिए समझ बुक के अकॉर्डिंग देखिए, इट्स रेफर टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे सुटेबल सबसे चीपेस्ट वे होना चाहिए, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, अपने काम को कर सकें। देखिए, टू कंडक्ट दिस स्टडी प्रोसेस चार्ट ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स आर यूज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे टू डूइंग द वर्क। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही बेटा मेथड स्टडी का कि हम क्या कर पाएँ, एक बेस्ट वे फाइंड आउट कर पाएँ, जिसके थ्रू हम क्या कर पाएँ बेटा, प्रोडक्शन कर पाएँ, जिससे हमारी कॉस्ट कम आए, हमें जिसमें एफिशिएंसी मिले। अगला देखिए, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या है बेटा, जो अननेसेसरी मूवमेंट वर्कर करता है बेटा, उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं आपके बिजनेस में प्रोड्यूस करते समय अपने प्रोडक्ट को, तो उनको सबको ख़त्म कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन स्टडी बोलते हैं। देखिए, इट्स रेफर टू द टेक्निक टू स्टडी द मोमेंट दोज आर नेसेसरी फॉर डूइंग अ वेल डिफाइंड जॉब और वर्क। तो बेटा इसके लिए बेटा जो हमें नेसेसरी हैं वो ठीक है। उसके बाद द मूवी कैमरा यूज टू द कंडक्ट टू दिस स्टडी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी टू एलिमिनेट द अननेसेसरी जो अननेसेसरी मोशंस हैं उसको ख़त्म कर देना। अब मान लीजिए कोई एक वर्कर है बेटा, उसको किसी भी मटेरियल को लेके यहाँ पे आना है और वो वर्कर यहाँ पे है, तो यहाँ से बेटा वो सीधा आ सकता है यहाँ पे। अब वो सीधा ना आके बेटा पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, तो ये क्या है, उसका अननेसेसरी मोशन है, मतलब फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। जब इसकी बजाय वो यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे क्यों जा रहा है, तो मतलब इसी को स्टडी करना कि उसका मोशन मतलब कोई अननेसेसरी चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं, उसको बेटा स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं मोशन स्टडी। उसके बाद बेटा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है बेटा कि एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देना किसी भी काम को करने का, किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो देखिए समझिए इसको, इट्स रेफर टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में कौन सा कितना टाइम लगना चाहिए वो हमें सेट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेटा कोई वर्कर काम कर रहा है तो करता ही रहा है, चाहे प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देना चाहिए। द स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेम वर्क। तो कैसे इसको हम कर सकते हैं बेटा, जो बहुत सारे वर्कर हैं, मतलब उसमें कई होंगे जो बेटा फास्ट होगा, कई होगा जो स्लो होगा, तो उसका एक एवरेज टाइम निकाल लीजिए। तो उस एवरेज टाइम के बेस पे आप बता दीजिए कि काम इतने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, दिस स्टडी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप वॉच की हेल्प से बेटा स्टडी को हम जान सकते हैं। स्टॉप वॉच दबाया बेटा, देख ले कितने टाइम में काम कर रहा है, जो फास्टेस्ट वर्कर है उसको लगाया, जो स्लोवेस्ट वर्कर है उसको लगाया, उसके बाद हमने एवरेज सेट कर दिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी गेट द एस्टिमेटेड फिगर ऑफ द लेबर कॉस्ट। तो इससे बेटा लेबर कॉस्ट का हमें पता चल जाता है। दूसरा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर, जिससे हमें पता चल जाता है कि वर्कर कितने रिक्वायर्ड हैं। भाई काम पता चल जाएगा कितने टाइम में होगा तो वर्कर का पता चल जाएगा। डिसाइड अबाउट द सुटेबल इंसेंटिव प्लान, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंसेंटिव प्लान बेटा डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इंसेंटिव प्लान सेट करने का मतलब, अब मान लीजिए बेटा आपने किसी वर्कर को बोला, सभी वर्कर को बोला कि आपको 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करके देना है। अब इस 100 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन कोई कर देगा तो आप क्या दोगे उसको बेटा, बेजिस से ज़्यादा आप क्या देंगे उसको, इंसेंटिव्स देंगे, बेजिस से ज़्यादा कुछ पैसे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें करेंगे। अगला देखिए फटीग स्टडी। फटीग बेटा वर्ड में बोल रहा हूँ, फटीग स्टडी। फटीग का मतलब एक वर्कर कितना काम करने के बाद थक जाता है, कब उसको क्या रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे बेटा आपके स्कूल में भी आप 4 पीरियड तक पढ़ सकते हो कंटिन्यूस, 4 पीरियड के बाद आपका क्या होता है, 4 से 5 पीरियड के बाद आपका रिसेस हो जाता है। उसके बाद फिर जब आप रिफ्रेश हो जाते हो फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से, तो इसका मतलब यही है, टू रेफर टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंटरवल, कि कब उसको रेस्ट देना है टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब, उसको कवरेज देना है जिससे वर्कर क्या हो जाए, द रेस्ट रिफ्रेश द वर्कर, जिससे वर्कर को रिफ्रेश करेगा। दे वर्क अगेन विद द फुल कैपेसिटी, जिससे बेटा फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करना स्टार्ट कर देगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी टू मेंटेन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द वर्कर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है बेटा कि वो क्या कर सके, अपनी एफिशिएंसी लेवल को मेंटेन कर सके। तो देयर मे बी सो मेनी कॉजेज ऑफ द फटीग स्टडी,
सच एज लॉन्ग वर्किंग आवर, जिससे बेटा लॉन्ग वर्किंग आवर, पुअर वर्किंग कंडीशन, अनसुटेबल वर्क, अनहैप्पी रिलेशन विद द बॉस, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं बेटा, फटीग स्टडी करते हैं। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में बेटा इसको हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।